हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं आर यादव फिर एक बार हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, एक वीडियो मैंने वर्णमाला का दिया था। इसके क्रम में अगला जो वीडियो है वो वर्णमाला का ये है। इसमें मैंने बताया था कि वर्णमाला में चाहे 3-4 वीडियो 5 वीडियो बनाना पड़े हमको, तो मैं बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आप पर डे वीडियो देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को लाभ होता रहे। तो इसमें देखिए, मैंने स्वर बताया था आपको। प्रश्न जो किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला से जो प्रश्न डिजिट वाले किए जाते हैं, पूछेगा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको 52 वर्ण बताना है। इसके बाद में पूछेगा कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। फिर पूछता है सवाल कि स्वर में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना है 11। जब मूल वर्ण पूछेगा, मूल स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको 11 बताना है। जब कुल स्वर पूछेगा तो कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो 13 बताना है। जब पूछेगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 33 बताना है, 33। और पूछेगा कुल व्यंजनों की संख्या बताइए, तो 41 बताना है। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, आप व्यंजन आप पढ़ेंगे। व्यंजन में मैंने बताया था कि जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, यानी कि 33 है। और जब वो लिख देगा कुल व्यंजनों की संख्या, तो आपको 41 बताना है। फिर हाल पूछेगा सवाल आपसे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे कि 3 भागों में बांटा गया। अभी सवाल बहुत जल्दी पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि अंतस्थ और उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत सरल तरीका है, मैं आपको बता दूं, 4 इसके और 4 इसके 8 होते हैं। ठीक। वो कभी ये भी प्रश्न कर सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन यहाँ लिखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन यहाँ लिखा हुआ है 25। अंतस्थ व्यंजन संख्या पूछेगा 4, उष्ण व्यंजन संख्या 4। आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लीजिए, बस वर्णमाला खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, स्पर्श व्यंजन मैंने यहाँ लिख दिया है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है ये मैंने लिख दिया है। उष्ण व्यंजन कौन कौन है ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद में देखिए, आपको ये मैं बताऊंगा, आपको जो स्पर्श व्यंजन है ये मैंने क वर्ग लिखा है। ये पढ़ने का तरीका है कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो इसमें का, खा, गा, घा, न आता है, और इसको हम कंठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। अभी एक सवाल पूछा गया था हाल ही में कि काकल्य वर्ग कौन होता है, या आपसे कहते प्रश्न की का किस वर्ग में रखा गया है, तो ये कंठ वर्ग न दे, क्योंकि कंठ वर्ग बहुत पॉपुलर शब्द है। काकल्य दे दे तो आपको बताना है कि काकल्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये प्रश्न यहां से भी किया गया है। अच्छा, और बताएं आपको कि ये कंठ से बोला जाता है, जो आपका माउथ पार्ट है शरीर का, ये स्वर यंत्र इसमें है। स्वर यंत्र का मतलब होता है कि जैसे आप जीभ है, तालु है, नाक है, ओंठ है, दांत है, ये आपके स्वर यंत्र हैं। इन्हीं स्वर यंत्रों से हम कोई वर्ण बोलते हैं। तो जो ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, ये क वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। जब आपसे कहा जाएगा क वर्ग का पहला वर्ण कौन है, तो आप बताएंगे कि का है। दूसरा वर्ण क्या है, खा है। ऐसे ही सभी वर्गों की, च वर्ग का पहला वर्ण चा है, दूसरा छा है, तीसरा जा है। ऐसे ही आपको समझना इसको। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि काकल्य वर्ग का पहला वर्ण कौन है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत रखा गया, यानी कि काकल्य वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, न रखे गए हैं, ये कह सकते हैं आप। लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि क वर्ग, कंठ वर्ग का पहला वर्ण का है, क्योंकि कंठ वर्ग में अभी और वर्ण आएंगे आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए, पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हो जाए तो मैं आपको इसके अंदर की चीजों को बताऊं। तो ये
एक का वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। ऐसे ही च वर्ग, च वर्ग देखिए तालव्य वर्ग लिखा गया है। इसका एक और नाम है जिसको अभी शायद कोई किताब लिखी हो, चांचल्य वर्ग, चांचल्य, इसका एक नाम है चांचल्य वर्ग। देखिए कभी आप तालव्य वर्ग तो रटे पड़े हैं और हर किताब में मिल भी जाता है, लेकिन चांचल्य वर्ग शायद ही किसी किताब में मिले, तो इसका एक नाम चांचल्य वर्ग भी है। क्योंकि ये तालु से बोला जाता है और जीव का पर्यायवाची चंचला होता है। आप पढ़ेंगे आगे, जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जीव का पर्यायवाची है चंचला, इसीलिए इस शब्द का मतलब, ये चूंकि तालु से बोला जाता है तो तालु में जीव का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हम चांचल्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ये मूर्धा वर्ग है, मूर्धन्य वर्ग, यानी कि जब जीव को हम पलट करके बोलते हैं तो हम उसको मूर्धा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद दंत वर्ग, दंत वर्ग का मतलब है कि ये वर्ण दांत से बोला जाएगा, इसीलिए इसको दंत वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जिसके दांत नहीं है वो इस वर्ग को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। वो करेगा जरूर, कुछ न कुछ गलत बोलेगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखिए प वर्ग लिखा गया है, प फ ब भ म, तो ये ओठ से बोला जाता है। बिना ओठ के प्रयोग किए आप इन वर्णों को नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इनको हम ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इससे बस इतना ही प्रश्न किया जाएगा कि क्या वर्ग का है कि किसका है, बस इतना ही। कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन है ये पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछेगा सवाल आपसे, अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन लिख सकता है या अंतस्थ वर्ण लिख सकता है। तो देखिए वर्ण में दो वर्ण हो सकते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो जब उसका क्लियरिफिकेशन कर दिया जाता है कि ये व्यंजन है या स्वर है, तभी आप क्लियर करते हैं कि वास्तव में किसके अंतर्गत है। तो ये या, रा, ला, वा, ये चार वर्ण है जो अंतस्थ के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि जिस वर्ण को बोलने में थोड़ी उष्मा लगे, उष्मा उत्पन्न हो। तो इतना नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाएगा, लेकिन इतना है कि आप थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी इसको बोलने के लिए। तो ये भी डिफाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ण है ये अलग अलग 3 सा लिखे गए। इसमें तीनों सा के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इसको बोलते हैं तालव्य सा, ठीक। इसको बोलते हैं मूर्धा सा, और इसको बोलते हैं दंत सा या दंती सा। इसके अलग अलग नाम है। आपसे कभी प्रश्न किया भी जा सकता है कि ये कौन सा वर्ग है। तो जब ये अभी आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं और डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये ऊष्म व्यंजन है। फिलहाल 4 वर्ण है, कौन कौन है, ये तीनों सा है और हा है, ठीक। तो अभी इसके बारे में हम बहुत और बात करेंगे। ये मूल व्यंजन मैंने आपको बता दिया। तो आपसे प्रश्न जब भी किया जाएगा तो यहाँ से नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, इसको मैं आपको बता दूं कि पूछा भी, मैंने बताया कि पूछा था कि अंतस्थ और उस व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब वो कभी ऐसा भी कर सकता है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन अंतस्थ और उष्म के अंतर्गत नहीं आता है, या ऐसे भी कह सकता है वो कि कौन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, या स्पर्श व्यंजन में कौन नहीं है, ठीक, या अंतस्थ व्यंजन में कौन नहीं है, या उष्म व्यंजन में कौन नहीं। ये प्रश्न करने का तरीका मैं आपको बता दूं। और मैंने अभी बताया यूपी 80 में जो भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही बेसिक प्रश्न किए जाते हैं, जो हमेशा किताब क्या करती है कि किताब मान लेती है कि आप बहुत हाई लेवल में आ चुके हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ये सब पता होगा आपको, इसलिए किताब कभी बेसिक चीज नहीं बताती आपको।
तो इसके लिए क्या होता है कि थोड़ी सी गाइड की जरूर होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको बेसिक रूप से समझ लीजिए, और जितना भी बेसिक हो सकता है मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, और उसी को आप दोहराते रहेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आपका कल्याण हो सकता है। तो ये हो गया आपका व्यंजन, जो मूल व्यंजन है, लेकिन इसके 33 व्यंजन है ये, लेकिन इसके बाद 41 है, अभी 8 व्यंजन और आते हैं जो और पढ़ना है आपको। तो कौन कौन है वो आप जान लीजिए। तो